हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जिसका नाम है विलेन चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर के इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेंगे तो किसी और क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपका ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम विलेन चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और एट लास्ट हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सभी लोगों को पता है कि 12th केमिस्ट्री में जो विलेन चैप्टर है, इस चैप्टर से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह मैं पूरे चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विलेन चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो इस बार आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल की मोलरता होती है। इसको तो आप अपने दिमाग में रख ही लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो समझ लीजिए बहुविकल्पीय में एक नंबर आपका गया, ठीक है। तो देखिए, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। फर्स्ट है 55.56, सेकंड है 5.556, थर्ड है 0.18 और फोर्थ है 0.018। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 55.56, ठीक है। शुद्ध जल जो होता है प्योर वाटर, उसकी जो मोलैरिटी होती है, मोलरता, वो 55.56 होती है। दूसरा देखिए, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी इसको तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए, निकालना तो पड़ेगा ही, कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, कि आखिर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। तो देखिए, यहां पर हमें जल दिया गया है 90 ग्राम, तो इसकी मात्रा ज्यादा है तो ये क्या होगा, विलायक होगा। और जो ग्लूकोज है ये सिर्फ 1.8 ग्राम दिया गया है तो ये विलेय होगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी का भी मोल प्रभाज निकालना है तो आपको विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है, एक फॉर्मूला रहता है। देखिए, ये विलेय के मोलों की संख्या इक्वल टू विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए जल के मोलों की संख्या निकालनी है तो इसका भार है 90 ग्राम, इसके भार को इसके अणुभार से गुणा कर देना है। अणुभार कितना होगा, देखिए जल है H2O, इसका कितना होगा 18 होगा, ठीक है। तो ये आपको मैं डायरेक्टली अभी बता रहा हूं, लेकिन ये न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, आगे चलकर। देखिए, फर्स्ट है 0.19, सेकंड है 0.019, थर्ड है 0.0019, फोर्थ है 0.00019। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 0.0019, ठीक है। इसका आंसर इस न्यूमेरिकल को मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, हो सकता है इसी वीडियो में मैं भी आपको आगे बताऊं, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरा न्यूमेरिकल मैं आपको एक चैप्टर का बना दूंगा, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है। बताइए इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जो Kb का फॉर्मूला है। Kb इक्वल टू क्या होगा, इनमें से कौन सा सही होगा। फर्स्ट है m इंटू टीबी इंटू डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। देखिए, यहां पर पहले ये समझ लीजिए m क्या है, m है विलेय का अणुभार, टीबी क्या है, टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, विलायक का अणुभार 1000, तो 1000 है। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, ठीक है। सॉरी डब्ल्यू जो कैपिटल डब्ल्यू है ये विलायक का भार है, ठीक है, और स्मॉल डब्ल्यू जो है ये विलेय का भार है। समझ में आ गया। तो ऐसे कौन सा फॉर्मूला सही होगा, सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, m इंटू टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। यहाँ पर कैपिटल M है विलेय का अणुभार, टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, डब्ल्यू आपका है विलायक का भार और स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, ठीक है। तो सिंपल सा है, इस फॉर्मूले से आप मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है 4 नंबर, इसको समझिए। देखिए 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ अभी तो न्यूमेरिकली टाइप है, तो ये मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा। अभी कुछ देर बाद में मोलरता कैसे निकालते हैं, मोलरता कैसे निकालते हैं, मोल प्रभास कैसे निकालते हैं, ये सब मैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको केवल टिक करना होगा, लेकिन जब आपको पता रहेगा तभी तो करेंगे। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट है 0.444 m, सेकेंड है 0.492 m, थर्ड है 0.0286 m एंड फोर्थ है 0.0392 m। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.444 m, ठीक है। तो ये मैं अभी सॉल्व कराऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आगे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में बताऊंगा आपको आंसर, ठीक है, कि कैसे लगाते हैं फॉर न्यूमेरिकल को। अब देखिए पांचवा है निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। इसमें से कौन सा विलयन है जिसका हिमांक न्यूनतम होता है। फर्स्ट है पोटेशियम सल्फेट, सेकंड है सोडियम क्लोराइड, थर्ड है ग्लूकोज, फोर्थ है यूरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट जो होता है इसका हिमांक इसमें से चारों में से इसका हिमांक न्यूनतम है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये थे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न जो इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व भी करवाऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली आंसर तो बता दिया, लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, पहले ये समझिए कि इसमें से विलेय क्या है और विलायक क्या है। तो देखिए 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है। तो देखिए 200 मिली जल जो है इसकी मात्रा ज्यादा है, तो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक होगा। तो ये आपका 200 मिली जो जल है ये विलायक होगा, ठीक है। अब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है तो ये आपका विलेय होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया गया है, हमें विलेय का भार दिया गया है, विलेय का भार, ठीक है। विलेय का भार कितना दिया गया है या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का भार, ठीक है। तो ये दिया गया है हमें 5.85 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए इसको 200 मिली जल में ये घुला है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, जल का भार या विलायक का भार आप लिख दीजिए, विलायक का भार, ठीक है, का भार। ये हमें कितना दिया गया है 200 मिली, कितना दिया गया है 200 मिली, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है इसको समझिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले विलेय का अणुभार निकाल लेना है, ठीक है। विलेय का अणुभार, विलेय, और विलेय है क्या हमारा, देखिए विलेय है हमारा सोडियम क्लोराइड, तो विलेय है NaCl, ठीक है। इसका अणुभार, क्योंकि अणुभार नहीं पता होगा तो मैंने अभी आपको बताया था कि विलेय के मोलों की संख्या हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, तो हम मोलरता भी नहीं निकाल पाएंगे। तो विलेय का अणुभार कितना दिया गया है, देखिए अणुभार देखिए NaCl है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आप ही लोग बताइए। ये आ जाएगा 58.5, ठीक है। तो ये हमें दिया गया है विलेय का अणुभार, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें करना क्या है, ध्यान दीजिए। विलेय का अणुभार निकला है, विलेय का भार है, तो अब हम निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार कर देंगे, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। देखिए मोलों की संख्या जब तक आप लोग नहीं निकालेंगे तब तक आप मोलरता नहीं निकाल सकते, क्योंकि मोलरता का फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा। विलेय के मोलों की संख्या पर विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार कितना है, देखिए ऊपर विलेय का भार है 5.85, ठीक है, और नीचे क्या है, विलेय का अणुभार है 58.5, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमें करना क्या चाहिए, यहां पर हमारा आंसर क्या जाएगा, जब इसको कट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, आप लोग कट करके देख लीजिए, ठीक है। जब आप 5.85 को 58.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1, ठीक है। ये आ गया विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के
मोलों की संख्या। ठीक है, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम निकाल लेंगे अब विलयन की मोलरता। ठीक है, यानी कि NaCl की मोलरता अब हम निकालेंगे या विलयन की मोलरता। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, देखिए क्या है विलयन की मोलरता, तो यहां से हम निकाल लेंगे विलयन की मोलरता। अब मोलरता का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है बताइए। विलयन की मोलरता इक्वल टू होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, अपान विलयन का आयतन। ठीक है, बट यहां पर क्या होता है स्टूडेंट, ये लीटर में होता है, लीटर में। लेकिन ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहां पर हमारा जो विलायक का भार दिया गया है, ये कितना दिया गया है 200 मिली। ठीक है, कितना दिया गया है 200 मिली। इसे हम विलयन का आयतन भी कह सकते हैं। तो अगर हमें विलयन का आयतन निकालना है तो करना क्या होगा, देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, ऊपर 1000 से गुणा कर देना होगा, क्योंकि लीटर में हमें लेना रहता है। ठीक है, अब लीटर में जब लेना रहता है तो क्या करना है हमें, देखिए यहां पर हम विलय के मोलों की संख्या हमारी आई है 0.1। ठीक है, अब विलयन का आयतन हमारा है 200 मिली है, 200 मिली है। ठीक है, अब इसको जब हम देखिए अगर 200 मिली है तो हम इसको मिलीलीटर में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 1000 से गुणा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए नीचे हम मिलीलीटर में लिखते हैं तो ऊपर हमें 1000 से गुणा करना होगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। ठीक है, अब यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा आ जाएगा 0.1 इंटू 1000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100, कितना 100, या अपान 200 हो जाएगा। 200 ऐसे ही रहेगा, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे। अब 1/2 है हमारा। ठीक है, 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.5 आ जाएगा। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा हमने निकाल दिया। अब आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर जो विलायक का भार है, इसी को हम विलयन का आयतन कहेंगे। ठीक है, यानी कि NaCl विलयन का आयतन। तो 200 मिली है, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करना होगा, लेकिन यहाँ पर हमने देखिए 1000 से गुणा कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट वाला है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें ऑलरेडी दिया गया है। देखिए 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें मोलों की संख्या दी गई है, विलेय का 1/10 मोल घुला है, तो मोलों की संख्या हमें 1/10 डायरेक्टली दी गई है। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर पदार्थ के मोलों की संख्या जो हमें दी गई है उसको लिख लेते हैं, पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, पदार्थ के मोलों की संख्या हमें दी गई है 1/10, कितना 1/10। ठीक है, मोल। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, विलायक का भार भी दिया गया है 100 ग्राम, तो लिखेंगे विलायक का भार। ठीक है, ये हमें कितना दिया गया है, देखिए 100 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे 100 ग्राम। अब हमें करना क्या है, मोललता निकालना है, तो लिखेंगे विलयन की मोललता। इसमें तो कुछ है ही नहीं, एकदम सिंपल सा है, विलयन की मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का पदार्थ के मोलों की संख्या, पदार्थ के मोलों की संख्या। ठीक है, अपान ये हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार। अब देखिए विलायक का भार किलोग्राम में होता है, लेकिन हमें ग्राम में दिया गया है, तो हम नीचे ग्राम में लिख देंगे। ग्राम में तो हम लिख देंगे, लेकिन अगर ग्राम में लिखेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना होगा, जैसे हमने उसमें किया था। ठीक है, अगर मान लीजिए नीचे आप विलायक का भार ग्राम में लिखते हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करना होगा, अगर विलायक का भार किलोग्राम में लिखते तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करना होता। ठीक है, बस यही हमें करना है। अब ये हो जाएगा पदार्थ के मोलों की संख्या कितनी है, 1/10 है, 1/10 इंटू
ये हो जाएगा 1000 अपान विलायक का भार कितना है 100। अब इससे एक जीरो से एक जीरो कट कर देंगे तो हमारा बचा क्या, देखिए ऊपर बचा 100, नीचे भी बचा 100। अब 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा हो गया 1m। ठीक है, ये हमारा आ गया विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। विलयन की मोललता हमारी आ चुकी है 1m। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझ में आ गया ये वाला। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट हमें मोललता निकालने का एक और तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो सिंपल सा था। अब देखिए एक और हमारा क्वेश्चन है कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यानी कि 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो वही सेम प्रोसेस है, हमें क्या करना है, सबसे पहले विलय कौन सा है इसमें, जिसकी मात्रा विलयन में कम हो वो विलय होता है। तो देखिए 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड ये विलय होगा, क्योंकि इसकी मात्रा 14 ग्राम है। ठीक है, अब जल की मात्रा जो है 250 ग्राम है, तो ये विलायक होगा। तो लिखेंगे विलय का भार, पहले हमें दिया गया है विलय का भार। ठीक है, ये कितना दिया गया है हमें 14.625 ग्राम। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, यहां से हम विलय का अणुभार भी पहले निकाल लेते हैं। देखिए विलय का अणुभार क्या होगा, विलय का अणुभार, तो विलय हमारा सोडियम क्लोराइड है, अभी हमने अणुभार निकाला था, कितना आया था बताइए 58.5। आप निकाल कर देख लीजिए, Na का होगा 23 और Cl का होगा 35.5, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। अब देखिए हम यहां से विलय के मोलों की संख्या अभी तुरंत निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमें यहां पर विलायक का भार भी दिया गया, लेकिन पहले इसको निकाल लेते हैं। तो विलय के मोलों की संख्या निकालते हैं, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार अपान विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। देखिए अगर आपको विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है तो विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार कर दीजिएगा, सिंपल सा है। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं विलय का भार कितना है, देखिए ऊपर 14.625 अपान ये विलय का अणुभार कितना है 58.5। ठीक है, इसको कट करेंगे तो 14 4 जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो विलय के मोलों की संख्या आ जाएगी वो आ जाएगा 1/4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, चलिए कर ही देते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.0 इसको डिवाइड कर दीजिए 4 को 1 से। ठीक है, तो 0.25 आ जाएगा। ये विलय के मोलों की संख्या आ गई, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, 0.25 मोल। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए हमें विलायक का भार भी दिया गया, उसको भी लिख देते हैं, विलायक का भार। ठीक है, ये हमें कितना दिया गया है, ऊपर देखिए ये 250 ग्राम, तो यहां पर लिख देंगे 250 ग्राम। अब इसको हम बदल देते हैं किलोग्राम में, चलिए बदल देते हैं। 250 ग्राम है हमारा, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, 250 को भाग देना होगा 1000 से, किससे 1000 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारा आ जाएगा 0.25। ठीक है, देखिए मैंने क्यों बदल दिया, अब ये किलोग्राम में हो गया है, क्योंकि विलायक का जो मोललता का फॉर्मूला होता है किलोग्राम में होता है। अगर मान लीजिए किलोग्राम में मैं नहीं लिखता तो ऊपर 1000 से गुणा करना होता, जैसे अभी हमने पहले किया था। ठीक है, तो यहां पर हमने डायरेक्टली बदल दिया है कि ताकि आसानी रहे। तो विलायक का भार ये हो गया। अब निकालते हैं विलयन की मोललता, विलयन की मोललता। ठीक है, तो इसका फार्मूला वही होगा, विलय का भार सॉरी विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार, अपान विलायक का
भार, ठीक है, किलोग्राम में, किसमें, केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे। विलेय के मोलों की संख्या कितना था, ऊपर देखिए 0.25 मोल आया था, हमने सॉल्व किया था, और विलायक का भार भी 0.25 किलोग्राम है। तो यहां पर करेंगे 0.25, ये मोलों की संख्या हो गई और भार हो गया 0.25। बस दोनों सेम है, कट कर देंगे, एक आ जाएगा ना, तो एक हमारा आंसर भी आएगा। तो विलयन की जो मोललता आ गई, विलयन की मोललता, ठीक है, ये कितनी हो गई, 0.1 m, ठीक है, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो गया। कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल में कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक डर होता है जिसको आपको निकाल कर बाहर फेंक देना है, बस न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया गया 12 ग्राम ग्लूकोज, इसको 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो जो कम होगा वो विलेय होगा, जो ज्यादा होगा विलायक होगा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है विलेय का भार, ठीक है, यहां पर लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार, इसको हम लोग नोट करते हैं स्मॉल w से। इसकी वैल्यू है कितनी, देखिए 12 ग्राम, 12 ग्राम। इसके बाद में देखिए हमें क्या दिया गया है, 100 ग्राम जल में, यानी कि विलायक का भार हमें दिया गया है, विलायक का भार, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल W से। इसकी वैल्यू दी गई है, विलायक का भार हमें दिया गया 100 ग्राम, 100 ग्राम, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है कि विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। तो यहां पर ये है क्या, ये है आपका क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, डेल्टा टीबी। तो देखिए डेल्टा टीबी अगर आपको निकालना है तो देखिए 100.34 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है, जो हमें दिया गया है टीएस, ठीक है, इसको घटा देना है, हमें टीएस दिया गया है विलयन का क्वथनांक, ठीक है। अगर आपको क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, जो ये आपका विलयन का क्वथनांक दिया गया है इसमें से आपको T0 को निकाल देना है, जो सामान्यता, ठीक है, यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए टीएस की वैल्यू है 100.34, ठीक है, और 100.34 और माइनस T0 हम लेते हैं 100, ठीक है। अब यहां पर हमारा क्वथनांक में उन्नयन आ जाएगा, क्योंकि 100 आपका पहले से ऑलरेडी था। टीएस क्योंकि हमें उन्नयन निकालना है तो हमें जो हमें क्वथनांक दिया गया है जो हुआ है उसमें से 100 को घटा देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.34, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब ये हमारा क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा डेल्टा टीबी। अब देखिए एक फार्मूला होता है, उसी को हम लगाएंगे, हमें निकालना है केबी, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं केवी से। केवी इक्वल टू फार्मूला होता है, देखिए केवी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए केबी इक्वल टू होगा डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब देखिए हमें कैपिटल डब्ल्यू दिया गया, स्मॉल डब्ल्यू दिया गया, बस एम क्या है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें एम तो दिया ही नहीं गया है। देखिए एम दिया गया है, एम है विलेय का अणुभार। तो देखिए विलेय है ग्लूकोज, ठीक है। अब ग्लूकोज का हम अणुभार निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्लूकोज का अणुभार, क्योंकि ये विलेय है तो यहां पर मैं लिख देता हूं ग्लूकोज का अणुभार, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है C6, देखिए यहां पर C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। तो जब आप इसको निकालेंगे इसके अणुभार को तो आपका आएगा 180, टोटल आ जाएगा, ठीक है, 180 ग्राम प्रति
मोल। ठीक है, अब कैसे आएगा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए ग्लूकोज का होता है अणुभार सूत्र C6H12O6। अब देखिए कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 का 6 है यानी कि कार्बन 6 है, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 12 है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, इसके हैं जो 6 हैं। इसको जोड़ देंगे, 12 का 6 से गुणा करेंगे 72 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और ये 96 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, 180। तो यही मैंने बताया कि जो ग्लूकोज का अणुभार होगा वो 180 होगा, यानी कि विलेय का अणुभार। तो m के स्थान पर हम वही रखेंगे। ठीक है, तो हम Kb इक्वल टू अब लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए हमने निकाला है 0.34, तो ये हो जाएगा 0.34 इंटू देखिए कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ऊपर निकाला है 180, क्या है 180। अब देखिए कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये 100 ग्राम, तो इसको 100 कर देंगे। ठीक, 100 अपान नीचे है 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए 12। ठीक है, कितनी है 12। इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए बहुत ही यूनिक तरीके से हम सॉल्व करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 0 को कट कर देते हैं, 0 0 0, 3 0 ऊपर भी कट कर देंगे ये। ठीक है, तो हमारा बच्चा क्या है, इसको देखिए हमारा जो बचा वो है Kb इक्वल टू हमारा हो गया 0.34 इंटू 18 अपान 12। ठीक है, अपान 12। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए आप इसका इससे गुणा कर देंगे फिर इससे डिवाइड कर देंगे, बस हमारा आंसर जो आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा, डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा, वो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला होता है, सॉरी मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। तो ये हमारा हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक निकल चुका है। ठीक है, Kb इक्वल टू 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है, इसको आप दोनों को गुणा कर दीजिएगा और फिर इससे डिवाइड कर दीजिएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ही ईजी था। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो फिनिश हो चुका है। ठीक है, इस चैप्टर से जितने मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न अभी बताए वो उसी में से आएगा, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से ज्यादा आते हैं। आपका जो सेकंड चैप्टर है विलयन और फोर्थ चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी, इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर कि आखिर इस चैप्टर से कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी जान लीजिए, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं, वो भी न्यूमेरिकल्स। कौन कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसको सॉल्व फॉर ऑलरेडी करवा चुके हैं और मैं भी करवाऊंगा आगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इसको सर ने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी सॉल्व करवा दूंगा। दूसरा देखिए भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको सबका अनुभार दिया गया है, तो ये आपको ज्ञात करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों न्यूमेरिकल आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय में। तो देखिए विलयन चैप्टर जो है इससे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाने के चांसेस मात्र 20% है, क्योंकि इससे आते नहीं है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से ज्यादा आते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आ सकता है, कभी कभी आया है कि निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट है मोल अंश, सेकंड है मोलरता, थर्ड है मोलरता, फोर्थ है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको परिभाषित करना है। ठीक है, तो ये आ सकता है, इसके चांसेस हैं 20% जो मैंने बताया वो इसी के चांसेस हैं आने के। ठीक है, तो यहीं पर हमारा वीडियो फिनिश होता है। मैंने आपको इस वीडियो में चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव से लेकर लॉन्ग तक वो मैंने बता दिए। अब इनको आप तैयार कर लीजिएगा सबसे पहले, बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उसको आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। और आगे मैं आपको जो न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं सॉल्व करा लघु उत्तरीय में, ये मैं आपके लिए आगे लेकर आऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिर इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।